Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start. Amending the constitution for social change. At the at the time the constitution was being drafted, it was made clear that the fundamental rights of citizens would not be limitless but could be controlled. Keeping in mind the needs of the state after the constitution was finalized, many people who were against the social changes that it envisaged approached the courts for justice. Some of them were unhappy with the laws made to protect the interest of the scheduled tribes. Others were distressed by the abolition of the zamindari system. This bitter conflicts lead to the First Amendment of the Constitution in 1951 to protect the rights of the backward classes. अब देखिए क्या हो रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए थे जो कि लिमिटलेस थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको किसी कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल, मतलब कि अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या रहते हैं, हमेशा किसी भी इंडिविजुअल के पास में रहते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल भी जैसे किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कि अभी का जो सिचुएशन था, आपका कोविड-19 का सिचुएशन था, उसमें हमारे जो राइट्स थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे, उनको क्या किया गया था, कुछ कंट्रोल किया गया था, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ख़त्म नहीं कर किया जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो गया था तो बहुत सारे जो लोग थे वो ये सोशल चेंज के काफ़ी खिलाफ थे, और उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, वो कोर्ट चले गए कि उन मतलब जो लॉस उनको अच्छे नहीं लगे थे, जो लॉस उनको लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो डायरेक्ट कोर्ट चले गए थे। अब यहाँ पर कुछ जो थे वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो लॉज बनाए गए थे, उनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो लॉ बनाए गए थे उनके खिलाफ थे, उनको उनसे खुश नहीं थे, तो वो डायरेक्ट क्या है, कोर्ट गए थे। और कुछ जो थे वो ज़मींदारी सिस्टम का जो अबॉलिशन हुआ था उससे डिस्ट्रेस थे, तो वो कोर्ट चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 में, ताकि बैकवर्ड क्लासेस की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एट द टाइम many states had made reservations in educational institutions for scheduled castes and tribes because it was felt that they should be given equal opportunities. But seen from other perspective, these reservations were considered to be against the principle of equality. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया था, उस वक्त पे जब आपका ये अमेंडमेंट हो रहा था, उस वक्त पे बहुत सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने रिजर्वेशंस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशंस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनके लिए रिजर्वेशंस होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसे एक दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे, तो अगर हम रिजर्वेशंस कर देते हैं तो वो इक्वालिटी, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, उसके अगेंस्ट हो जाता है। For this reason, the First Amendment introduced a provision in the articles relating to fundamental rights which stated that nothing in this article will prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है, अब यहाँ पर इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, कुछ हद तक जो इक्वालिटी था उसके अगेंस्ट जा रहा था, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ उस आर्टिकल में, तो वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो आर्टिकल्स वहाँ पर थे, उनमें से वहाँ पर क्या कर दिया गया, एक स्टेट कर दिया गया कि कोई सी भी ऐसी चीज़, मतलब इस आर्टिकल में जो भी चीज़ लिखी है उस वो किसी भी स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर रही, किसी भी स्टेट को रोक नहीं रही है अपने अपने स्टेट पे कुछ नए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए। अगर वहाँ पर कोई सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में अगर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो ये जो आर्टिकल्स है वो स्टेट को नहीं रोक रही है कि वो अपने कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बना सके। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जो आर्टिकल्स जो भी बनाए गए हैं वो किसी स्टेट को यहाँ पर नहीं रोक रही है। अगर अगर सोसाइटी में कुछ चेंज हो रहा है, उनके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स, मतलब कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड करने के बाद में, तो वो चीज़ जो है वो कर सकते हैं,
और वो आर्टिकल्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए उनको नहीं रोकेंगे। The other area of conflict that the First Amendment addressed was land reforms. The government was enacted laws to abolish the zamindari system and the system of forced labor in 1947 itself. It had also begun the process of distributing land among the landless. Armed revolts had broken out in many parts of the country as the peasants and landless began putting more and more pressure on the government for land distribution. Hence, land reforms could not be put off any more. But the big landowners approached the courts and were able to get a stay on implementing these laws. दूसरा जो एरिया था, कन्फ्लिक्ट का जो एरिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, वो था आपका लैंड रिफॉर्म्स। जो गवर्नमेंट थी वो ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर चुकी थी और फोर्स्ड लेबर को भी जो है वो 1947 में ख़त्म कर चुकी थी, जिसकी वजह से जो प्रोसेस था लैंड डिस्ट्रीब्यूटिंग का, जो कि लैंडलेस में, जो जिनके पास में लैंड नहीं है उनको क्या देना था, लैंड्स देने थे, ये प्रोसेस जो था वो काफ़ी हिल चुका था। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो आर्म्ड रिवॉल्ट्स जो थे वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हमारे पूरे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में टूट चुके थे, जब जहाँ की जो कि पीसेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, लैंडलेस, और जहाँ पर पीसेंट्स हैं और लैंडलेस हैं तो वो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाने लगे थे। मतलब जहाँ पर भी आपका पीसेंट्स हैं और ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनके पास में लैंड नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लग गया था गवर्नमेंट के पास में कि वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिस वजह से जो लैंड रिफॉर्म्स था उसको रोका नहीं जा सक रहा था अब। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो कोर्ट गए और कम से कम वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर स्टे, जो लॉस वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं वहाँ पर स्टे लगाने की उन्होंने कोशिश की। सो द फर्स्ट अमेंडमेंट हैड अ प्रोविजन टू एंश्योर दैट एनी लॉ approved by the president under schedule 9 of the constitution could not be overturned by any court of law. Most of the land reform laws were included in this schedule and is accepted by the courts. जो पहला अमेंडमेंट था उसमें ये इंश्योर किया गया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव किया गया है शेड्यूल 9 के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 9 के अंतर्गत में अगर ये कोई लॉ जो है जो प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव किया गया है, वो लॉ के कोर्ट के थ्रू क्या है, ओवरटर्न नहीं होगा, वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे वो इसी शेड्यूल में आ रहे थे और कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। However, the amendment did not fully resolve the problem. Even after the zamindari system was abolished, many legal and administrative hurdles prevented the smooth redistribution of the land acquired from the big landowners for redistribution among the peasants and landless. The landowners argued that the constitution clearly protects the right to private property, so seizing their property was a violation of their fundamental rights. So several more constitutional amendments had been made. Among them was the 44th Amendment 1976, which excluded the right to property from the list of the fundamental right. अब देखिए क्या हो गया, ये जो हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में भी जो प्रॉब्लम थे वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के बावजूद जो लीगल बहुत सारे जो सिस्टम्स थे, जो लीगल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स जो थे वो वहाँ पर आ रहे थे। लैंड मतलब लैंड पीसेंट्स और लैंडलेस को लैंड देने के लिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो वहाँ पर उस वक्त भी आ रहे थे। तो लैंड ओनर्स जो थे वो हमारे कंसिडर वो उनका कहना था कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या था उस वक्त पे, आज ये जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन वो उस वक्त पे ये राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था या राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आपका एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और उनका कहना ये था कि अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको अगर आप सीज कर लेते हो, ले लेते हो हमसे, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो कैसे, वो तो वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जो लैंड ओनर्स थे उनका कहना था कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप हमारे लैंड्स को ले लेते हैं, सीज कर लेते हैं हमारे लैंड को, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है,
तो ये था, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो थे वो किए गए, और जिसमें से 44th अमेंडमेंट 1976 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल लिस्ट से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। As we read earlier, the directive principles of the Constitution include free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. But even 70 years after independence, the government has not been able to provide free and quality education to all children. The Supreme Court passed an important judgment in 1993 declaring free and compulsory education to all children aged up to 14 years as the fundamental right. The court observed that the right to life is meaningless unless people get proper education. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो डीपीएसपी था उसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, बच्चों को जबकि जो कि 14 साल तक है उन बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन 70 हमारे इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स के बावजूद जो गवर्नमेंट थी वो फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी, बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक जजमेंट जो है वो पास किया और उन्होंने कहा कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी चिल्ड्रन को जो कि 14 साल के एज तक है वो उनका फंडामेंटल राइट है और वो उनको मिलने चाहिए। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि राइट टू लाइफ जो था वो हमारा, ठीक है, राइट टू लाइफ जो है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, और राइट टू लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है अनलेस हमारे पास में एक अच्छी एजुकेशन ना हो, तब तक राइट टू लाइफ जो है वो हमारे लिए मीनिंगलेस है, बेबुनियाद है। Keeping this verdict in mind, in 2002, the 86th Amendment of the Constitution included the right to free and compulsory education for all children aged up to 14 years in the list of fundamental rights. The amendment made the state responsible to provide regular education for every child aged from 6 to 14 years. This example shows how the provision to amendment the Constitution to maintain the momentum for social change has been fruitfully utilized. ठीक है, अब ये वर्डिक्ट को ध्यान पे रखते हुए 2002 पे जो 86th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें राइट टू राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोड़ा गया चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो कि 14 साल के एज तक है, और उनको ये फंडामेंटल राइट्स जो थे वो यहाँ पर दिए गए। तो ये जो अमेंडमेंट था, जो स्टेट जिसके लिए यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में स्टेट जो था वो रिस्पॉन्सिबल था बच्चों को रेगुलर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कि 6 से 14 साल के एज पर हैं। ये जो एग्जाम्पल्स थे वो यहाँ पर आपको दिए, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको बताए गए उसमें से आप हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट था वो काफ़ी हद तक जो हमारे सोशल चेंज लाने के लिए जो मोमेंटम जो हमने बनाया था कि हमको सोशल चेंज लाना है वो बहुत हद तक अच्छे से हमको फ्रूटफुली क्या हुआ था, प्राप्त हो गया था, मिल गया था। इवॉल्विंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन The Indian Constitution is constantly evolving and acquiring a new chapter. We have seen some examples of this change, such as the right to education getting the status of a fundamental right. Alternatively, the right of property was converted from the fundamental right into a legal right. Such changes of the Constitution are called amendments. These amendments are made by Parliament. We can understand the developing nature of the Constitution better from the following examples. देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होते जा रहा है, इवॉल्व होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। हर बार क्या होता है, एक नया चैप्टर जो है वो उसमें जुड़ जाता है। हम लोगों ने देखा कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, जैसे राइट टू एजुकेशन जो था वो उसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे दिया गया। साथ में ही जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो फंडामेंटल राइट से चेंज करके उसको एक लीगल राइट दे दिया गया, ठीक है, लीगल राइट में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से जो भी चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम कोई चेंजेस करते हैं उसको कहा जाता है आपका अमेंडमेंट्स। और ये जो अमेंडमेंट्स रहते हैं जो जो अमेंडमेंट्स रहते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा किए जाते हैं, और हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपिंग नेचर है उसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं, देखते हैं। Several amendments were made in 1976. The words socialist and secular were added in the
permeable, the introduction of socialist made it clear that the government would strive for the equality of Indian people. Secular clearly showed that the state would treat all individual citizens as citizens without any form of discrimination on the basis of religion. These values are already being practiced by the government, but the 1976 amendment enshrined them in the constitution. 1976 में बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से बहुत सारे अमेंडमेंट आज भी आपका किए जाते हैं। कुछ जो अमेंडमेंट्स थे, जो कि जैसे कि 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर जो था हमारे प्रीमिएबल में ऐड किया गया। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर है कि गवर्नमेंट जो है वो सभी लोगों को, मतलब जो इंडियन पीपल है उन सभी के लिए क्या रहेगी, इक्वालिटी सभी के लिए इक्वल होगी। और सेकुलर वर्ड का मीन्स यहाँ पर है कि जो स्टेट है वो सभी इंडिविजुअल सिटीजन्स को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में नहीं देखेगी, उनको ट्रीट नहीं करेगी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में। ये जो वैल्यूज थे वो पहले भी प्रैक्टिस किए जा रहे थे, लेकिन 1976 के अमेंडमेंट के बाद में से ही इसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने लगा। Similarly, a provision for the state to provide free legal aid was also included. The amendment gave the economically weak section of society, who earlier couldn't even reach the doors of the courts, the right to justice. It is now the responsibility of the government to provide them free legal aid. In the same way, industrial workers were ensured social justice and freedom from exploitation by factory owners through workers' participation in management. अब देखिए क्या हो रहा है, जो प्रोविजन था हमारे स्टेट में, जो प्रोविजन चल रहा था, ठीक है, उसमें हमको एक फ्री लीगल एड जो था वो इंक्लूड किया गया था। अब अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट होने के बाद में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे सोसाइटी के, उसमें भी अमेंडमेंट किया गया, जो कि ऐसे लोग जो कि कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास में पैसे नहीं हैं, उनको भी राइट टू जस्टिस दी गई। तो ये क्या है, अब जो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक फ्री लीगल एड यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जिनके साथ में सोशल अनजस्टिस हो रहा है, फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा, उनको भी यहाँ पर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का मैनेजमेंट मतलब पार्टिसिपेशन करने का उनको क्या मिलना चाहिए, चांस जो है वो मिलना चाहिए। Another key amendment was made in 1992 to redistribute power within the states. Until then, the constitution had distributed power at two levels, the center and the state. The 73rd and 74th amendment introduced a third level, the panchayats. The Panchayati Raj system was put in place for local self-government at the panchayat level in rural areas and the municipality levels in urban areas. We studied this system in detail in the previous classes. This change provided for reservation of seats in the self-government organizations at the local level for scheduled caste and scheduled tribes, women, etc. Thus giving this depressed class the opportunity to participate in government in every village and town. ठीक है, 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ गया उसमें एक नया लेवल जो था वो जोड़ा गया। पहले जो हमारी कंट्री थी वो दो लेवल्स में चलती थी, एक तो सेंटर लेवल और एक स्टेट लेवल, ठीक है, एक सेंटर में हमारी गवर्नमेंट होती थी और एक स्टेट गवर्नमेंट होती थी। तो ये जो 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में एक तीसरा लेवल जो था वो ऐड किया गया, जो कि था पंचायत। अब पंचायत में क्या होता है, जो भी पंचायती राज जो है, ठीक है, जो सेल्फ गवर्नेंट है पंचायत में, वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। पंचायत रूरल एरियाज के लिए पंचायत रहती है और अर्बन एरियाज में आपका म्यूनसिपैलिटी लेवल में से जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो यहाँ पर जो चेंज प्रोवाइड हो रहे थे, रिजर्वेशन जो थे सीट के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लोकल लेवल पे, वो आपका शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेंस के लिए थे, ताकि ऐसे क्लासेस को, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके हर विलेज में और टाउन पे। The Constitution of India continues to evolve and develop. It shows the direction in which
our society should develop and how we can reach such development. It thus plays a crucial role in our democratic society. We saw how the constitution was periodically amended, गिविंग इट टू अ न्यू कैरेक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इट वॉज फर्स्ट कंसीव्ड। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इवॉल्व होना और डेवलप होता जा रहा है। यह हमको दिखाता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप हो रही है, और जो डेवलपमेंट है वो हम किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो हमारे हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीरियोडिकली अमेंडमेंट किया जाता है, और हर बार एक नया कैरेक्टर जो है कुछ टाइम के बाद में नया कैरेक्टर जो पहले था और आज जो है वो एक नया कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक नया लॉ जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो पहले कुछ था और आज के टाइम पे कुछ है। We learned in the previous chapter how the preamble defines the objective of the society we want to create. The amendments helps us along this path. They reflect how our society is changing and how the needs of the people are changing. Like, for example, in 1989, the age of citizens to exercise their vote was reduced from 21 years to 18 years. But every citizen needs to play his or her part to contribute to achieve a just and equitable society. ठीक है, हम लोगों ने देखा प्रीवियस चैप्टर में देखा कि प्रीमिएबल जो था वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को दिखा रहा था, जो कि हम बनाना चाहते हैं, जो जो सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं वो आपका प्रीमिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देता है। जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसी के पाथ में हमारी सोसाइटी को चेंज करने का पाथ देता है। यह हमको रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है, और किस तरीके से हमारी जो लोगों की जो नीड है वो चेंज हो रही है, और हमारे जो लॉस है उनको भी चेंज करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 1989 में जो सिटीजन्स का जो एज था जो कि वोट दे सकते थे, वो पहले आपका 21 ईयर्स हुआ करता था, लेकिन उसको कन्वर्ट करके अब क्या कर दिया गया है, 18 ईयर्स कर दिया गया है। लेकिन हर सिटीजन्स को भी ये समझना ज़रूरी है कि उनका पार्ट जो है, जो हमारे उनको कंट्रीब्यूट करना है, वो भी वो भी मतलब जो जो हमारा पार्ट है वो भी हमको करना ज़रूरी है। ठीक है, हमको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कंट्रीब्यूशन देना यहाँ पर ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी, एक इक्विटेबल सोसाइटी मेंटेन कर सकें। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।